दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। जी हाँ दोस्तों, आज पूरे दिन की कई महत्वपूर्ण और बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। जानेंगे सभी खबरों को विस्तार से। तो दोस्तों खबरों में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक प्यार भरा लाइक जरूर कर दें और ताजा खबरों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। तो देखते हैं पहली बड़ी खबर क्या निकल कर आ रही है। दोस्तों आज की पहली बड़ी खबर निकल कर आ रही है। आपको बता दें कि पंजाब, हरियाणा समेत अन्य जगहों पर कृषि कानूनों के विरोध में रेलवे पटरी पर लेटे किसान, रोकी गई 25 ट्रेनें। जी आपको बता दें कि केंद्र सरकार द्वारा लागू किए गए 3 कृषि कानूनों का विरोध कर रहे संयुक्त किसान मोर्चे ने गुरुवार को देश भर में रेल रोको कार्यक्रम का आह्वान किया है। दिल्ली के बॉर्डर पर किसान पिछले कई दिनों से आंदोलन कर रहे हैं। किसानों की मांग है कि मोदी सरकार तीनों कानूनों को रद्द करे। कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे किसानों के नेताओं ने ये रेल रोको का कार्यक्रम शांतिपूर्ण करने का आह्वान किया है। किसानों ने रेल रोको कार्यक्रम को 4 घंटे तक करने का आह्वान किया है। किसान मजदूर संघर्ष कमेटी ने रेल रोको आंदोलन के तहत अमृतसर में रेलवे ट्रैक पर विरोध प्रदर्शन किया। पंजाब, बिहार, दिल्ली समेत कई राज्यों में किसानों ने विरोध स्वरूप ट्रेनों की पटरियों पर लेट गए और उन्होंने पूरा ट्रैक जाम कर दिया। दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे तक आयोजित इस रेल रोको के तहत हजारों की संख्या में किसान हिस्सा ले रहे हैं। 26 जनवरी को दिल्ली में ट्रैक्टर मार्च, 6 फरवरी को देशव्यापी चक्का जाम के बाद ये 18 फरवरी को अब रेल रोको आंदोलन आयोजित किया गया है। इसके चलते पंजाब, बंगाल, उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा समेत अन्य राज्यों में रेलवे सुरक्षा विशेष बल की 20 अतिरिक्त कंपनियों को तैनात किया गया है। किसान मजदूर संघर्ष कमेटी ने रेल रोको आंदोलन के तहत अमृतसर में रेलवे ट्रैक पर विरोध प्रदर्शन किया। हरियाणा में रेल रोको आंदोलन के मद्देनजर किसानों ने पलवल में रेलवे ट्रैक को ब्लॉक किया। बता दें कि कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली के सिंगू, टिकरी और गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों का विरोध प्रदर्शन 90 दिन से जारी है। एक और सरकार ने फिर से बातचीत के रास्ते खुले होने की बात कही है, तो वही किसान कानून रद्द कराने की मांग पर अड़े हैं, जिस वजह से सरकार ने इन सभी बॉर्डर पर सुरक्षा बढ़ा दी है। और दोस्तों मैं अगली खबर बता दें जो कि कोरोना के बढ़ते प्रकोप को लेकर है। जी आपको बता दें कि कोरोना के बढ़ते मामलों पर अब मुंबई में भी सख्ती, बीएमसी ने जारी की नई गाइडलाइंस। जी हम बात करें कि कोरोना वायरस महामारी के बढ़ते मामलों को देखते हुए बृहमुंबई नगर निगम बीएमसी ने नई गाइडलाइन जारी की है, जिसके अनुसार अगर किसी भवन में 5 या उससे अधिक कोरोना के मरीज पाए जाएंगे तो उस भवन को सील कर दिया जाएगा। साथ ही वेडिंग हॉल, क्लब और रेस्टोरेंट कोरोना की गाइडलाइन का पालन कर रहे हैं या नहीं, इसकी जांच के लिए छापेमारी अभियान चलाया जाएगा। कोरोना के नए स्ट्रेन को देखते हुए ब्राजील से लौटने वाले लोगों को अनिवार्य रूप से क्वारंटाइन रहना होगा। उन क्षेत्रों में कोविड-19 टेस्ट की क्षमता बढ़ाई जाएगी जहां सकारात्मक मामले ज्यादा सामने आ रहे हैं। बता दें कि अमरावती में कोविड-19 के मामले में वृद्धि के मद्देनजर कल जिला प्रशासन ने वीकेंड लॉकडाउन लागू करने की घोषणा की। लॉकडाउन शनिवार को रात 8 बजे से सोमवार को सुबह 7 बजे तक के लिए रहेगा और इस दौरान बाजार और अन्य प्रतिष्ठान बंद रहेंगे। हालांकि आवश्यक सेवाएं अप्रभावित रहेंगी। जिलाधिकारी शैलेश नवल ने कहा कि सप्ताह के बाकी दिन होटल और रेस्टोरेंट सहित सभी प्रतिष्ठान रात में 8 बजे तक खुले रहेंगे। पहले ये रात 10 बजे तक खुले रहते थे। और दोस्तों में अगली खबर निकल कर आ रही है जो कि किसान आंदोलन के हवाले से है, जिसमें राकेश टिकैत बोले किसानों को एक मंच पर लाने के लिए महापंचायत करेंगे। बंगाल, गुजरात में भी आंदोलन होगा। जी हां आपको बता दें कि कृषि कानून के खिलाफ चल रहे किसान संगठनों के आंदोलन को आज 85वां दिन है। सरकार को अपनी ताकत का एहसास कराने के लिए प्रदर्शनकारियों के अगुआ आज देश भर में रेल रोको कार्यक्रम कर रहे हैं। वहीं भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता व संयुक्त मोर्चा के नेता राकेश टिकैत ने ऐलान किया है कि हरियाणा में किसान कानूनों के विरुद्ध पुरजोर आवाज उठाएंगे। टिकैत ने सोनीपत के गाजीपुर बॉर्डर पर पहुंचे केरल के किसानों के जत्थे का स्वागत किया। इस दौरान उन्होंने देश भर के किसानों को साथ लाने की बात कही। आपको बता दें राकेश टिकैत बोले कि हम किसानों को एक मंच पर लाने की कोशिश कर रहे हैं। इसके लिए देश भर में महापंचायत करेंगे। हम पश्चिम बंगाल से लेकर मोदी के गृह राज्य गुजरात तक जाएंगे, वहां भी किसान महापंचायत होगी। उसके बाद उधर से एक बड़ा आंदोलन होगा। सरकार को कृषि कानूनों को वापस लेने के लिए बाध्य किया जाएगा।
और दोस्तों मैं अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि महाराष्ट्र कांग्रेस प्रमुख नाना पटोले ने पूछा, अमिताभ अक्षय बड़ी तेल कीमतों पर चुप क्यों, फिल्मों की शूटिंग रोकने की दी धमकी। जी हां, आपको बता दें कि देश में लगातार पेट्रोल डीजल की कीमतों में हो रही बढ़ोतरी के चलते राजनीति गर्मा गई है। अब महाराष्ट्र कांग्रेस के प्रमुख नाना पटोले ने बुधवार को अभिनेता अमिताभ बच्चन और अक्षय कुमार सहित बॉलीवुड हस्तियों से पूछा कि यूपीए शासन के दौरान ईंधन की कीमतों के बारे में ट्वीट करने वाले अब शांत क्यों हैं। इसके साथ ही नाना पटोले ने अमिताभ बच्चन और अक्षय कुमार की फिल्मों की शूटिंग राज्य में नहीं होने देने की चेतावनी भी दी है। महाराष्ट्र कांग्रेस प्रमुख नाना पटोले ने गुरुवार को तेल की कीमतों पर एक्ट्रेस की चुप्पी पर सवाल उठाते हुए ट्वीट किया कि यूपीए काल के दौरान जब ईंधन की कीमत 70 रुपए थी तो सबने सवाल खड़े किए। अब अमिताभ बच्चन और अक्षय कुमार कहां हैं? आज पेट्रोल की कीमत 100 रुपए है तो वो चुप क्यों हैं? आम लोगों को लूटने वाली मोदी सरकार के खिलाफ चुप रहने वाली इन हस्तियों की फिल्मों की शूटिंग महाराष्ट्र में नहीं होने दी जाएगी। नाना पटोले ने कहा कि यूपीए सरकार के दौरान प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने तेल की कीमतें कम रखी, जबकि विश्व बाजार में कच्चे तेल के दाम उछाल पर थे। तब अमिताभ बच्चन व अक्षय कुमार ने ट्वीट कर तेल में 5 से 10 रुपए लीटर बेचने की मांग की थी। अब मोदी सरकार जिस तरह से कीमतें बढ़ा रही है तो ये लोग ट्वीट क्यों नहीं कर रहे हैं? उन्होंने कहा कि यूपीए गवर्नमेंट लोकतांत्रिक तरीके से काम करती थी, इसलिए वे उसकी आलोचना कर पाते थे। नाना पटोले ने बॉलीवुड एक्टर से सवाल किया कि क्या आप मोदी सरकार के दबाव में हैं? ये लोग जनता के पक्ष में नहीं बोलते हैं, जबकि वे उनकी मूवी के टिकट खरीद कर देखती हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि इनकी फिल्में महाराष्ट्र में नहीं देखी जाएंगी, ना ही शूटिंग हो सकेगी। पटोले ने यह भी कहा कि ये कोई धमकी नहीं है, लोकतंत्र के लिए ऐसा किया जाएगा। आप जनता के नायक हैं और आपकी ये जिम्मेदारी है। तो दोस्तों, महाराष्ट्र कांग्रेस प्रमुख नाना पटोले की बातों से आप कितना सहमत हैं? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। बढ़ते अगली खबर की ओर। और दोस्तों मैं अगली खबर में आपको बता दें कि भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर टाइम की 100 उभरती हस्तियों की लिस्ट में शामिल। जाने भारत से जुड़े और किस किस को मिली है जगह। जी हम बात करें कि दुनिया के प्रतिष्ठित टाइम मैगजीन द्वारा जारी भविष्य को आकार देकर उभरते हुए 100 नेताओं की सूची में भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर आजाद को जगह मिली है। इस सूची में चंद्रशेखर के अलावा भारतीय मूल के ट्विटर की शीर्ष वकील विजया गड्डे, ब्रिटेन के वित्त मंत्री ऋषि सुनक और इंस्टाकार्ट की संस्थापक और सीआईओ अपूर्वा मेहता तथा शिखा गुप्ता और रोहन पवुलुरी भी शामिल हैं। टाइम 100 के संपादकीय निदेशक डैन मैक्साई ने कहा कि इस सूची में शामिल हर कोई इतिहास बनाने को तैयार है। असल में कई पहले ही इतिहास बना चुके हैं। टाइम की तरफ से कहा गया है कि चंद्रशेखर दलित समुदाय को शिक्षा के द्वारा गरीबी से बाहर निकालने के लिए कार्य कर रहे हैं। वो जाति आधारित हिंसा के शिकार लोगों की सहायता के लिए गांव में जाते हैं और भेदभाव के खिलाफ आक्रामक प्रदर्शन करते हैं। बताते चले कि हाल के दिनों में भीम आर्मी लगातार सक्रिय रही है। हाथरस में 9 वर्षीय दलित युवती के साथ सामूहिक बलात्कार के मामले में भी चंद्रशेखर आजाद और उनके संगठन ने आंदोलन किया था। टाइम की तरफ से सुनक के बारे में कहा गया है कि 1 साल से कुछ अधिक समय तक उन्होंने ब्रिटिश सरकार में रहकर उन्होंने गुमनामी में काम किया, लेकिन उनके कार्यों को देखकर उन्हें वित्त मंत्री बनाया गया। कोविड-19 के दौरान उन्होंने शानदार काम किया। और दोस्तों मैं अगली बड़ी खबर में आपको बता दें कि एसबीआई खाता धारकों के लिए अलर्ट। आधार से लिंक करें खाता वरना अटक जाएगा आपका पैसा। जी हम बात कर रहे हैं कि भारतीय स्टेट बैंक ने अपने खाता धारकों के लिए महत्वपूर्ण जानकारी साझा की है। बैंक ने सोशल मीडिया के जरिए ट्वीट कर खाता धारकों को अहम जानकारी दी है और उन्हें अपने बैंक खाते को आधार से लिंक करवाने की अपील की है। बैंक ने खाता धारकों की अपील की है कि वो अपने बैंक खाते को आधार से लिंक करवा लें, वरना वो सरकार द्वारा चलाई जा रही सरकारी योजनाओं के लाभ या सब्सिडी का लाभ नहीं उठा सकेंगे। भारतीय स्टेट बैंक ने अपने ग्राहकों को सूचित किया है कि बैंक खाते में आधार नंबर की सीडिंग लिंकिंग निश्चित तौर पर करवा लें। बैंक ने कहा कि ऐसा करना उन ग्राहकों के लिए अनिवार्य है जो सरकार की ओर से दी जाने वाली डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर का लाभ उठाते हैं या किसी भी तरह का सब्सिडी का लाभ पा रहे हैं या पाना चाहते हैं। जी आपको बता दें कि एसबीआई बैंक खाते से आधार को लिंक करवाने के लिए आप ब्रांच जा
सकते हैं और या घर बैठे बैठे नेट बैंकिंग ऐप के जरिए कर सकते हैं। आप इंटरनेट बैंकिंग, एटीएम से एसबीआई ऐप और ब्रांच जाकर अपने खाते से आधार को लिंक कर सकते हैं। आप एसबीआई के नेट बैंकिंग पर लॉगिन कर माय अकाउंट में जाकर लिंक योर आधार नंबर पर फिर वहां अपना खाता नंबर सेलेक्ट करके अपना आधार नंबर सबमिट करें। ऐसा करने के साथ ही आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर अपडेट आएगा। और दोस्तों अगली खबर बता दें कि नेहा कक्कड़ ने की आर्थिक तंगी से जूझ रहे मशहूर गीतकार की मदद, टीवी पर किया 5 लाख रुपए देने का ऐलान। जी हम बात कर रहे हैं कि बॉलीवुड सिंगर नेहा कक्कड़ इन दिनों इंडियन आइडल 12 को जज करने में व्यस्त हैं। शो में अक्सर लोगों के संघर्ष को सुनकर रो देने वाली नेहा कक्कड़ ने अब कुछ ऐसा किया जिसे देख दर्शक भी भावुक हो गए। नेहा कक्कड़ ने अपनी दरियादिली का परिचय देते हुए म्यूजिक डायरेक्टर प्यारेलाल संग इंडियन आइडल 12 के सेट पर आए गीतकार संतोष आनंद को 5 लाख रुपए की मदद देने का ऐलान किया। इंडियन आइडल के सेट पर पहुंचे संतोष आनंद ने बताया कि वे आर्थिक तंगी का सामना कर रहे हैं। आपको बता दें कि गीतकार संतोष आनंद ने बॉलीवुड का मशहूर गाना एक प्यार का नगमा है लिखा था। फिल्म शोर में फिल्माए गए इस गाने में अभिनेता मनोज कुमार, अभिनेत्री जया बच्चन नजर आई थी। हाल ही में इंडियन आइडल के सेट पर संतोष आनंद का स्वागत किया गया था, जहां उन्होंने अपनी आर्थिक तंगी का जिक्र किया। नेहा कक्कड़ से नहीं देखी गई गीतकार की दशा। संतोष आनंद की परेशानी नेहा कक्कड़ से देखी नहीं गई और उन्होंने आर्थिक तंगी से जूझ रहे गीतकार को 5 लाख की सहायता देने का ऐलान किया। इतना ही नहीं, नेहा कक्कड़ ने पूरी म्यूजिक इंडस्ट्री सहित अन्य लोगों से भी अपील की है कि वे आगे आएं और संतोष आनंद की आर्थिक रूप से सहायता करें। नेहा कक्कड़ के अलावा विशाल ददनानी ने भी संतोष को मदद देने का भरोसा दिलाया। तो दोस्तों खबरों में आगे बढ़ने से पहले जान लेते हैं आज के माइंड क्यूज के सवाल को। आज का सवाल है, आपको बताना है कि प्रसिद्ध सबरीमाला मंदिर कहाँ स्थित है। इसका जवाब आपको वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में देना है और सही जवाब देने वाले को रैंडमली लेके जाएगा और वो जीत सकते हैं बम्पर पुरस्कार। तो बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। और दोस्तों में अगली खबर निकल कर आ रही है जिसमें यूपी के उन्नाव घटना पर संजय सिंह ने बीजेपी पर बोला हमला, कहा बेटियों के लिए कब्रगाह बन गया योगी राज। जी हां, आपको बता दें कि उन्नाव के असोहा थाना क्षेत्र में खेत पर घास काटने गई 3 लड़कियां बेहोशी की हालत में बुधवार को पड़ी मिली थी, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया, जहां 2 लड़कियों की मौत हो गई। वहीं तीसरी लड़की का इलाज चल रहा है। वहीं अब इस घटना पर विपक्ष ने प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार पर हमला बोला है। आम आदमी के सांसद और उत्तर प्रदेश प्रभारी संजय सिंह ने ट्वीट करते हुए कहा कि अत्यंत भयावह आदित्यनाथ जी का राज बेटियों के लिए कब्रगाह बन गया है। बेटियों के लिए कब्रगाह बना योगी राज। जी आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी के सांसद और उत्तर प्रदेश प्रभारी संजय सिंह ने गुरुवार को उन्नाव घटना पर एक के बाद एक 2 ट्वीट करते हुए प्रदेश की योगी सरकार पर हमला बोलते हुए जनता से सवाल भी पूछे हैं। संजय सिंह ने लिखा कि अत्यंत भयावह आदित्यनाथ जी का राज बेटियों के लिए कब्रगाह बन गया है। उन्नाव की घटना दिल दहला देने वाली है। आखिर कब रुकेगी ये दरिंदगी। वहीं दूसरे ट्वीट में जनता से सवाल पूछते हुए लिखा कि कब तक चुप रहोगे। आज उन्नाव है, कल तुम्हारा जिला होगा। आज उनका गांव है, कल तुम्हारा होगा। आज दलित बेटियां पेड़ों से बंधी मिल रही हैं, कल तुम बंधे मिलोगे। याद रहे, मूक दर्शक बनकर बर्बादी का तमाशा देखने वालों को इतिहासकार कहता है। डराओ धमकाओ मुकदमा करो, मैं बेटियों के साथ हूँ। चंद्रशेखर ने कहा देश हाथरस कांड में देख चुका है। वहीं भीम आर्मी के संस्थापक चंद्रशेखर आजाद ने भी ट्वीट कर कहा उन्नाव केस की एकमात्र गवाह बच्ची का बेहतर इलाज व उसकी सुरक्षा सबसे जरूरी है। बच्ची को तत्काल एयर एम्बुलेंस से AIMS दिल्ली लाया जाए। उत्तर प्रदेश सरकार का अपराधियों को संरक्षण व अपराधियों के मामले में सरकार की कार्यशैली को देश हाथरस कांड में देख चुका है। यूपी में कोई नहीं है। और दोस्तों में अगली खबर निकल कर आ रही है जम्मू कश्मीर से, जिसमें महबूबा मुफ्ती बोली, कहा जम्मू कश्मीर को वापस विशेष दर्जा दिलाने के लिए किसानों की तरह आंदोलन शुरू करना होगा। जी हां, आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर से साल 2019 में धारा 370 हटा दी गई थी, जिसके बाद उसका विशेष दर्जा खत्म हो गया। वहीं अब जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री और पीपल डेमोक्रेटिक पार्टी PDP और प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने गुरुवार को कहा कि वे जम्मू कश्मीर की खोई हुई पहचान को
दोबारा दिलाने के लिए लड़ाई लड़ रही हैं। साथ ही लोगों को जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा वापस पाने के लिए किसानों की तरह आंदोलन शुरू करना पड़ेगा। बारामूला में महबूबा मुफ्ती ने कहा कि जम्मू कश्मीर में स्थिति ठीक नहीं है। पीडीपी कश्मीर मुद्दे के समाधान की बात कर रही है और ये भी कि हमने जो विशेष स्थिति को खो दी है उसकी बहाली के लिए हमें लड़ना होगा। मुफ्ती ने कहा कि हम कश्मीर के लोगों को किसानों की तरह शांतिपूर्ण आंदोलन करना होगा। पूरी दुनिया आज किसान आंदोलन को सुन रही है। उन्होंने कहा कि अगर सरकार जम्मू कश्मीर की स्थिति को बहाल नहीं करेगी तो लोग इसके लिए भीख नहीं मांगेंगे। अगर सरकार मानती है कि जम्मू कश्मीर में सब कुछ ठीक है तो उन्हें विदेशी प्रतिनिधि मंडलों को लाने की क्या जरूरत है। इन प्रतिनिधि मंडलों को यह महसूस करने के लिए कि कश्मीर में सब कुछ सामान्य है। उन्होंने कई जगहों पर से बंकरों को हटा दिया जबकि घाटी में 10 लाख से अधिक सुरक्षाकर्मी अभी भी मौजूद हैं। वे इन प्रतिनिधि मंडलों को भी गुमराह कर रहे हैं और इन पर बात करने के लिए कुछ चुनिंदा लोगों को बुलाया गया है। और दोस्तों मैं अगली बड़ी खबर में आपको बता दें जो कि बिहार से है कि एलजेपी के 208 नेताओं ने थामा जेडीयू का दामन। नेता ने लगाया चिराग पर पिता को बंधक बनाने का आरोप। जी हां, आपको बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव 2020 के नतीजे के बाद लोक जनशक्ति पार्टी के प्रमुख चिराग पासवान को एक बार फिर झटका लगा है। दरअसल करारी हार के बाद से लोक जनशक्ति पार्टी और अध्यक्ष चिराग पासवान के खिलाफ बगावत के सुर उठने लगे थे। इस दौरान कल यानी कि गुरुवार को जदयू के मिलन समारोह में लोजपा से बगावत के बाद निष्कासित नेता केशव सिंह समेत कई प्रकोष्ठों के अध्यक्ष और जिला अध्यक्ष जदयू में शामिल हो गए। इस कार्यक्रम में जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह ने सभी लोजपा से आए नेताओं को पार्टी की सदस्यता दिलाई। लोजपा से जदयू में शामिल रामनाथ रमन पासवान ने लोजपा अध्यक्ष चिराग पासवान पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि वो लोग ठग हैं जो बिहार में जन्म नहीं लिया, उसे बिहार के बारे में क्या जानकारी होगी। कार्यक्रम में संबोधित करते हुए जदयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने कहा कि 1 मार्च को सीएम नीतीश कुमार का जन्मदिन है। इस मौके पर जदयू उनका जन्मोत्सव पर हर बूथ पर मनाने की तैयारी कर रहा है। उन्होंने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि चिराग ने रामविलास पासवान को 2 महीने तक अस्पताल में बंदी बनाकर रखा। अगर जांच हुई होती तो चिराग जेल जाएंगे। उन्होंने आरोप लगाया कि लोजपा ठगों का गिरोह है। वहीं लोजपा की एक बड़ी महिला नेता और पूर्व विधायक ने सीएम नीतीश कुमार से पुरानी बातों को भूल जाने की मार्मिक अपील की है। उन्होंने कहा कि अगर छोटे गलती करते हैं तो बड़े लोग उन्हें माफ कर देते हैं। भाजपा छोड़ लोजपा में शामिल हुई पूर्व विधायक उषा विद्यार्थी ने कहा कि सीएम नीतीश कुमार को बड़ा दिल दिखाना चाहिए और पुरानी बातों को भूल जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार जी चुनाव के वक्त जो भी बातें हुई उसे वे भूल जाएं और बिहार के विकास में चिराग को साथ लेकर चले। और दोस्तों अगली खबर में जान लेते हैं क्या देश भर में पेट्रोल और डीजल के ताजा भाव। जी आपको बता दें कि 10वें दिन भी तेल के दामों में लगी आग। एमपी में 100 के पार हुआ पेट्रोल, जाने अपने शहर का रेट। जी आपको बता दें कि पेट्रोल और डीजल के दाम लगातार 10वें दिन बढ़े हैं। गुरुवार सुबह राजधानी दिल्ली में पेट्रोल 34 पैसे महंगा हुआ है। इस बढ़त के साथ राजधानी में पेट्रोल की कीमत 89.88 रुपए प्रति लीटर पहुंच गया है। तो वहीं डीजल की कीमतों में 32 पैसे का इजाफा हुआ है, जिसके बाद डीजल का रेट 80.27 रुपए प्रति लीटर हो गया है। मुंबई में पेट्रोल का दाम 96 रुपए पे पहुंच गया है। तो वहीं गुरुवार को मध्य प्रदेश के अनूपपुर में पेट्रोल की कीमत 100.25 रुपए हो गया है। और दोस्तों अगली खबर में जान लेते हैं क्या है ताजा सोने और चांदी का भाव। जी आपको बता दें कि सस्ता हुआ सोना चांदी की कीमत में मामूली तेजी, जाने क्या चल रहे हैं रेट। जी आपको बता दें कि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में गुरुवार को सोने और चांदी के दाम में थोड़ा उतार चढ़ाव रहा। आज जहां एक तरफ सोना सस्ता हुआ तो चांदी में मामूली बढ़ोतरी हुई। एचडीएफसी सिक्योरिटीज के मुताबिक गुरुवार को सोने का मूल्य 320 रुपए की गिरावट के साथ 45,867 रुपए प्रति 10 ग्राम पर रह गया। पिछले कारोबार में सोने का दाम 46,187 रुपए प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था। हालांकि गुरुवार को चांदी थोड़ी महंगी हुई। चांदी की कीमत 28 रुपए की वृद्धि के साथ 68,283 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गया। पिछले कारोबार में चांदी की कीमत 68,255 रुपए प्रति किलोग्राम पर रही थी। और दोस्तों अगली खबर में जान लेते हैं क्या है देश भर में मौसम के ताजा हालात। जी आपको बता दें कि मौसम विभाग की चेतावनी, इन राज्यों में तेज गरज के साथ बारिश के आसार। जी हम बात करेंगे देश के अधिकांश हिस्सों में ठंड धीरे धीरे कम हो रही है। देश में पश्चिमी विक्षोभ के कारण मौसम में लगातार बदलाव हो रहा है। वहीं इस बीच मौसम विभाग ने पूर्वानुमान जारी किया है कि मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा में गुरुवार को तूफान व तेज गरज के साथ बारिश हो सकती है। इस दौरान इन इलाकों में ओले भी गिरने की आशंका
आशंका जताई गई है। मौसम विभाग के अनुसार दक्षिण पूर्वी व उत्तर पश्चिमी मध्य प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में भी तेज गरज के साथ बारिश होने की संभावना जताई गई है। इसके साथ ही उत्तराखंड के कुछ इलाकों में भी तूफान और बारिश के साथ ओलावृष्टि का पूर्वानुमान लगाया गया है। तो दोस्तों, ये थी अब तक की सभी बड़ी खबरों की अपडेट्स। टुडे ब्रेकिंग न्यूज और लेटेस्ट खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कर दें अपने दोस्तों और रिलेटिव्स के साथ। तो दोस्तों, फिर मिलेंगे काम की खबरों और सरकारी योजनाओं की एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।